नमस्कार दोस्तों, आज सैटरडे है और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इंटरव्यू क्रैकर सीरीज में। मैं जो कल इंटरव्यू देके आया हूं एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी मेरा कंप्लीट खाली इंटरव्यू नहीं हुआ है। अभी मेरा सिर्फ पहला राउंड हुआ है, टेक्निकल हुआ है, अभी मेरा मशीन राउंड बाकी है। तो जब तक मशीन राउंड होगा तब तक जो टेक्निकल राउंड में मुझसे पूछा गया था बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को लेके आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं। एक एक करके देखते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चनों की बौछार मुझ पे किया था, वो सारे क्वेश्चनों की बौछार मैं आप पे भी करना चाहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अभी मेरा सिर्फ टेक्निकल राउंड हुआ है, वो भी टेलीफोनिक हुआ है अभी टेक्निकल राउंड, और उसके अलावा अभी मशीन राउंड मेरा बाकी है। वो शायद 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी टाइम लगेगा, मुझे मशीन राउंड के लिए फिर से दोबारा इन्वाइट किया जाएगा। और जब मैं मशीन राउंड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो आपके सामने फिर से मशीन राउंड के क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। अभी टेक्निकल राउंड में मुझसे क्या क्या पूछा गया था, बैक टू बैक क्वेश्चनों की जो मुझ पे बौछार की गई थी, मैं वही बौछार आप पे भी करना चाहूंगा, और लेकिन सॉल्यूशन के साथ। मैंने क्या उनको रिवर्ट बैक में आंसर दिया था, ये मैं अपने पर्सपेक्टिव आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत काम की मिलेंगी। कल मुझे सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्वागत किया गया था। उनकी लीड थी शायद श्रुतिका मित्तल, उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ था। और क्वेश्चनों की बौछार देखिए, कितने सारे क्वेश्चन लगातार बैक टू बैक मुझसे पूछा गया, और मैंने जो रिवर्ट बैक में आंसर दिया वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये रहा। सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। मेरा आंसर था फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन विच कैलकुलेट्स सेल वैल्यू। ये मैंने पहला बताया। मैंने उनको बताया मैम अगर किसी सेल के रेफरेंस को ऐड करते हो या सीधा वैल्यू ऐड कर देते हो तो वो फॉर्मूला का हिस्सा है। फिर मैंने उनसे बोला कि मैम अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन भी एक फॉर्मूला ही है, बट वो प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, और जो कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, और साथ के साथ उसका काम होता है डेटा एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, डेटा कैलकुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन, और डेटा एनालिसिस में भी उसका रोल होता है। वो दूसरा सवाल ये था, हाउ विल यू इंस्पेक्ट अ फंक्शन या फॉर्मूला इन एक्सेल। आप फॉर्मूला या फंक्शन को एक्सेल में इंस्पेक्ट कैसे करते हैं? मेरा आंसर था यूजिंग F9 की। जैसे मैंने बोला यूजिंग F9 की, ये जवाब देते ही अगला सवाल, अगर किसी फॉर्मूला को इंडिविजुअली इवेल्युएट कराना हो तो आप क्या करते हैं? तो मेरा आंसर क्या था, वो आपका भी आंसर यही होना चाहिए, यूजिंग इवेल्युएट फॉर्मूला। मैंने आंसर दिया कि मैम गो टू फॉर्मूला टैब में चले जाएं और यहां पे इवेल्युएट फॉर्मूला होता है, या तो वहां से कर सकते हैं, या आप Alt + T + U + F प्रेस करके आप किसी फॉर्मूला को इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप डिबग कर सकते हैं। यह आंसर देते ही अगला सवाल कुछ इस टाइप का था, वो एक्सेल में कितने एरर्स होते हैं, किस किस टाइप के एरर से आपका एनकाउंटर हुआ है आज तक, जरा बताइए। ठीक है, मेरा आंसर था मैम कई सारे हो सकते हैं, डिव होता है, नम होता है, रेफ एरर होता है। ये आंसर मैं दे ही रहा था कि बीच में ही टोक के बोलती है कि कुछ वोलेटाइल फंक्शन के बारे में बताइए। वोलेटाइल फंक्शन से आपका क्या मतलब है, वोलेटाइल फंक्शन करता क्या है? तो मेरा आंसर जो था वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो रिकैलकुलेट करने का काम करता है। जब भी वोलेटाइल कोई फंक्शन होगा तो इट रिकैलकुलेट्स द वर्कशीट और वर्कबुक। जैसे आपका, मैंने एग्जांपल में शायद आंसर उनको दिया था, आपका रैंड फंक्शन है, वो ये भी वोलेटाइल है। टुडे फंक्शन हो गया, ये वो फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास नहीं करते हैं ना, ये वर्कशीट को रिकैलकुलेट कर देता है बार बार। एक्सेल का जो परफॉर्मेंस होगा, जो वर्कबुक का परफॉर्मेंस हो जाता है, वो स्लो हो जाता है क्योंकि वो बार बार रिकैलकुलेट होता है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन पर उनको बताने की कोशिश की थी। आप लोग इसको पढ़िएगा कि मैंने क्या बताया था, मैं क्वेश्चन को कैसे कैसे अटेम्प्ट किया है। कई सारे जो आंसर थे मैंने बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में दिया उनको आंसर, और उसके लिए मैं बहुत ही कई बार मुझे अप्रिसिएशन मिला। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप एक एक क्वेश्चन का मेरा आंसर देखिए और उसको अपने अकॉर्डिंग आप उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप खुद का कंटेंट बनाइए, और तब कहीं इंटरव्यू देने का मौका मिले डिलीवर कीजिए। ये बात बीच में हो ही रही थी मेरी कि फिर वो कहती है कि अच्छा आप तो रिपोर्टिंग पे काम करते हो ना। मैंने बोला हाँ रिपोर्टिंग तो करता ही हूँ, पर डे का है मेरा। तो रिपोर्टिंग, जैसे मैंने बोला कि रिपोर्टिंग पे काम करता हूँ, तो उधर से जो क्वेश्चन उन्होंने क्वेरी किया, वो कह रही थी कि अच्छा एक बात है, ये जो रिपोर्ट है और डैशबोर्ड जो होता है, तो डैशबोर्ड का मतलब तो रिपोर्ट ही एक तरीके से हुआ, इन दोनों फर्क हैं दोनों या एक ही चीज़ है? इस क्वेश्चन को मैंने जो अटेम्प्ट किया था वो आपसे बताता हूं कि मैंने बोला कि मैम डैशबोर्ड की जब बात आती है तो डैशबोर्ड का मतलब लाइव डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग, डायनामिक डेटा की बात करते हैं। जब डैशबोर्ड की बात आती है तो डैशबोर्ड में डायनामिक डेटा होता है, मतलब
मिनट मिनट पे आपको चेंज कुछ करना होता है, लाइव आप उसमें अपडेट करते हो डेटा को। दैट मीन्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम, तो हम डैशबोर्ड की बात करते हैं। जबकि जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट्स में मैंने बोला उनको कि जैसे हिस्टोरिकल डेटा है, मेरे पास पहले से हिस्टोरिकल डेटा है रखा हुआ बहुत सारे, उसके बेस पे हम कुछ मंथली वीकली जो बनाते हैं चार्ट, उसके बेस पे बनाते हैं। ये सब किसका हिस्सा है? सब रिपोर्ट का हिस्सा है। ये मैं आंसर दे ही रहा था कि बीच में एक उधर से एक काउंटर क्वेश्चन, फिर से वो काउंटर क्वेश्चन बोल रही थी कि आप जरा हमें बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस क्या होता है एक्सेल में। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस से मुझे 2 मिनट में भी रुका था कि भाई सेल रेफरेंस होता है, फॉर्मूला रेफरेंस होता है, हम यूज करते हैं रोज, ये स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस कौन सा आ गया भाई। फिर मैंने उनको रिवर्ट बैक आंसर दिया। मुझे उसी टाइम मेरे माइंड ने स्ट्राइक किया कि अरे ये घुमा फिरा के बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है, मतलब बातों को मैनिपुलेट कर रहे हो। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस मेरे माइंड ने स्ट्राइक किया कि भाई घुमा फिरा के टेबल की बात कर रही है। जो हम सेल रेफरेंस यूज करते हैं ना, उसके जगह पे हम टेबल रेफरेंस या कॉलम का नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उनके क्वेश्चन, काउंटर किए हुए क्वेश्चन को आंसर किया। फिर से एक सवाल पूछती है कि कुछ एक्सेल के फाइल के फॉर्मेट के बारे में बताएं, जिस नाम से आप फाइल को सेव करते हैं एक्सेल के फाइल फॉर्मेट। तो एक्सेल के फाइल फॉर्मेट तो बहुत सारे होते हैं, ये तो आपको ही पता होगा। मैंने उसको जो आंसर किया था, मैंने बोला मैम XLS पुराने वर्जन में, XLSX, ठीक है, XLSM अगर मैक्रो एनेबल फाइल बनाना है, XLSB अगर बाइनरी फाइल में सेव करना है, CSV अगर .CSV वाला फाइल बनाना है। तो ये कई सारे फाइल जो होते हैं जिसमें हम एक्सेल के फाइल को एज अ सेव एज हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद पूछती है कि VLOOKUP का ऑल्टरनेटिव कौन। मेरा आंसर होता है मैम VLOOKUP का ऑल्टरनेटिव इकलौता फंक्शन जिसका नाम है इंडेक्स मैच। इसके बाद का जो उनका सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। उनका क्वेश्चन था कि एक डेटा सेट के बेस पे ऑलरेडी पिवोट टेबल बना दिया गया है और पिवोट टेबल बन जाने के बाद उस पिवोट टेबल में मुझे एक कॉलम और ऐड करना है। ऑप्शन बताइए कैसा है। मैं अपना जो मेरा ओरिजिनल डेटा है उसमें मैं अब नया कॉलम ऐड नहीं करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं ये जो पिवोट टेबल मेरा बन चुका है उसमें आप कॉलम ऐड कीजिए, एक तरीके से वर्चुअली। समझा क्वेश्चन? मेरा आंसर था मैम यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड। आप लोगों को भी याद होना चाहिए, यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड। हम पिवोटल ऑप्शन होता है एनालाइज में जाके, यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड, वहां के थ्रू आप नए कॉलम्स आप बिना डेटा सेट में ऐड किए हुए जोड़ सकते हो। ये जो मैंने आंसर दिया था, जो मैं अभी बताया अभी आपको कि हाउ डू यू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग पिवोट टेबल फॉर कैलकुलेशंस, मेरा जवाब जो था कैलकुलेटेड फील्ड। इस आंसर से काफी सेटिस्फाई दिखी थी। इसके बाद वाला भी जो क्वेश्चन पूछा था वो भी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था। उन्होंने पूछा कि मेरे पास पिवोट टेबल बना हुआ है, उस पिवोट टेबल जो बना हुआ है उसका जो सोर्स डेटा है, उस सोर्स डेटा में रो या कॉलम, मैं नया रो या नया कॉलम और ऐड कर चुकी हूं। अब मैं ऐड कर चुकी हूं नया रो या नया कॉलम। तो एक बात बताइए, राइट क्लिक करके जब पिवोट टेबल पे रिफ्रेश मारते हैं तो जो सोर्स डेटा मैंने चेंज किया था उसमें रिफ्रेश करने पे चेंज होना चाहिए ना, क्यों नहीं आता है? उसमें क्यों नहीं आता है? और अगर नहीं आता है तो आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन? इसका जो मैंने आंसर दिया था वो आपसे बताना चाहता हूं। बिल्कुल ऑप्टिमाइज प्रिसाइज आंसर है कि मैम जो डेटा सोर्स में नया डेटा ऐड हुआ है, ये अभी उस डेटा जो मेरा जिसके बेस पे पिवोट टेबल मेरा बन चुका है उससे आउट ऑफ रेंज है ना, उस रेंज से बाहर है। मेरा जो मेरा पिवोट टेबल है उस पिवोट टेबल के रेंज से तो बाहर है वो डेटा, तो वो पिवोट टेबल मेरा पिक ही क्यों करेगा उसको? ये तो जो प्रॉब्लम क्यों आया था वो मैंने आंसर दिया। उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन क्या दिया वो बताता हूं। मैंने बोला कि या तो आप पिवोट टेबल को डायनामिक बनाइए, या दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप डायनामिक भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि जो मेरा जो डेटा सोर्स है उसको आप मैनुअली अपडेट कर दीजिए। डेटा सोर्स में जाके आप मैनुअली अपडेट कर दीजिए, तब भी हो जाएगा। ये जो मुंह से मेरे गलत वर्ड निकला था डायनामिक, ये खुद बोल के खुद फंस गया था मैं, ठीक है। जैसे ही मेरे मुंह से निकला डायनामिक बना दीजिए टेबल को, अगला सवाल खुद दाग दी। अब दागती है कि अच्छा डायनामिक रेंज, जरा बताइए तो किसी भी डेटा सोर्स को डायनामिक कैसे बनाते हैं? उसका मैंने आंसर दिया था कि मैम डायनामिक रेंज बनाने का जब भी डायनामिक वर्ड आता है तो आंसर एक ही होता है। सबके पास भी वही आंसर होना चाहिए कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप उसको जो नेमिंग रेंज की बात करेंगे वो आप ऑफसेट फंक्शन के थ्रू नेमिंग रेंज दे देंगे, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करके नेमिंग रेंज देने के उसके थ्रू इस तरीके से उनको आंसर दिया कि भाई नेमिंग रेंज क्रिएट कर दीजिए यूजिंग ऑफसेट फंक्शन, उससे काम हो जाएगा। उस क्वेश्चन के बाद अगला सवाल मुझसे ये पूछा गया था, हाउ वुड यू इनेबल ऑटोमेटिक रिफ्रेश इन पिवोट टेबल अपॉन ओपनिंग द वर्कबुक विदाउट यूजिंग मैक्रोज। जो पिवोट टेबल होता है ना उसमें अभी ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है अगर मैक्रो, वैसे तो नॉर्मली मैक्रोस हम यूज करते हैं, लेकिन पिवोट टेबल में भी ऑटोमेटिक जो है रिफ्रेश होता है। इसका आंसर आप लोग भी याद रखिएगा। जो पिवोट टेबल का टेबल ऑप्शन होता है उसमें डेटा टैब में जाके सिलेक्ट रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल,
आता है ना वहां पे कि या तो एक एक मिनट में करना है या कब करना है, रिफ्रेश द डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। तो इस तरीके से जो है वो रिफ्रेश वाली चीजें इनेबल हो जाएगी बिना मैक्रो का यूज किए हुए। और आखिरी सवाल जो पूछी थी वो ये सवाल था कि जो वी लुकअप का जो डिफॉल्ट लास्ट पैरामीटर है वो कौन सा होता है। तो जो वी लुकअप का डिफॉल्ट लास्ट पैरामीटर होता है, लास्ट पैरामीटर अगर आप लोगों को याद हो वो होता है रेंज लुकअप। तो रेंज लुकअप में जो डिफॉल्ट होता है वो आपका होता है ट्रू। ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच, ये डिफॉल्ट होता है। हाँ, मेरे अंदर से तो आ रहा था कि मैम और, लेकिन उधर से भी आंसर उन्होंने बोला कि आपका टेक्निकल राउंड मेरे तरफ से खत्म होता है। आपको मशीन राउंड के लिए जो है हम अप्रोच करेंगे, क्योंकि 2 मिनट उन्होंने किसी से बात किया, बाहर गई, फिर से अंदर आई और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने रिवर्ट बैक आंसर दिया कि आपको अब हमारे तरफ से फिर से कॉल आएगा, कंफर्मेशन है आपके पास कॉल आएगा मशीन राउंड के लिए, क्योंकि आपका जो टेक्निकल राउंड गया है काफ़ी हद तक अच्छा था, आपने बहुत प्रिसाइज और ऑप्टिमाइज्ड आंसर दिया, ठीक है। तो आपके पास मशीन राउंड के लिए कॉल जरूर आएगा, इस बात के लिए आप एश्योर रहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये क्वेश्चन बहुत काम के लगे होंगे, ठीक है। जबकि आज टेक्निकल 1-to-1 मॉक सेशन वाले सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन थे। आप लोग दोबारा इस पीपीटी को एक बार गो थ्रू कीजिएगा जरूर, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अपने जहन में बिठा लीजिए और वेट कीजिए मेरे मशीन राउंड होने का, और वहां से जो क्वेश्चन चुरा के लेके आऊंगा आपसे शेयर करने का। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सैटरडे को। अगर मेरा इस बीच में इस कंपनी में मशीन राउंड हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जुगाड़ करके इंटरव्यू दूंगा और आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू।